हेलो हेलो आपके प्यारे मृदुल भैया आ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर लेकर के। अभी आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम होगा एलीट बैच, और इसमें हम लोग वो एग्ज़ाम्स कवर करने वाले हैं जो कि अभी हम लोग को रिसेंटली देखने को मिलने वाले हैं। और सबको पता है कि उसमें से क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का जो होने वाला है वो अभी जस्ट जनवरी फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है। जनरली फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एक एग्ज़ाम है जो भी अपकमिंग है। तो उसके लिए भी एक चैप्टर्स की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दी है। अब ये क्रैश कोर्स होने वाला है, इसमें यानी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे चीज़ को कवर करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इस बात की गारंटी मेरी है कि मैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पक्का से तुम लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि ये मान के चलो कि 90 to 80% कन्फर्म है कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो तुम लोग को पक्का से देखने को मिलेंगे। 10-5% हो सकता है कि ऊपर नीचे देखने को मिले, बट हाँ जनरली वो भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब हुई तो हो सकता है ऐसा हो कि तुम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन टफ वाला दे दे, लेकिन मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि कवर सारे क्वेश्चंस हो जाए, हर तरीके के क्वेश्चंस कवर हो जाए, कि 100% तुम लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाए। अब वो बच्चे के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अटेंड कर रहा है आंसर्स को, ठीक है। तो अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको 100% से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर फोड़ के आओगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, वो होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हो सकता है बहुत लोगों ने है ना ये चैप्टर पढ़ रखा हो लेकिन बहुत पहले पढ़ा हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम लोगों का रिवाइज नहीं हुआ होगा। और बहुत लोग हो सकता है कि अब तक पढ़ना चालू नहीं किए होंगे, वो लोग अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हर चैप्टर के बेसिक से हम लोग 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर को, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। एक आध 2 चैप्टर छोड़ के साइंस के सारे चैप्टर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको 1 या 2 लेक्चर में सम अप कर दे पूरे के पूरे इसको। और तीसरा लेक्चर जो आएगा वो आएगा तुम लोग के क्वेश्चन के लिए। वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है ताकि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। और दूसरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, असर्शन रीजन क्वेश्चन के, है ना। मैं वहाँ पर तुम लोग को आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, PYQ सॉल्व कराऊंगा और बहुत सारे क्विजेस भी डालूंगा कि तुम लोग भी क्वेश्चन कुछ करके आओ, ठीक है। वहाँ पर तुम लोग को एक DPP मिलेगी, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, उसको तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन बनाओ अच्छे से, तुम लोग को भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब DPP नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस शीट मिलेगी एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग आज लाइट चालू करेंगे, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर अपने कोई प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको कैसे कवर अप करें या क्या करें, तो तुम लोग उसके लिए क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी डिस्क्रिप्शन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। एडिटिंग में करने में थोड़ी सी आलस आती है तो मैं वहाँ पे स्क्रीन में से तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे रीड करोगे तो तुम लोग वहाँ पे नोट्स और तुमको बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं जो नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, और इस तरीके से बनाए हुए हैं कि तुम लोग जब उसको बोर्ड में पढ़ के जाओगे तो हो सकता है 1-2 दिन पहले पढ़ लो और उसके बाद तुम लोग का काम हो जाएगा। अभी मैं 2-3 टाइप के नोट्स निकालने का सोच रहा हूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है अभी जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो नीचे में कोई लिंक नहीं डली होगी, बट कुछ टाइम बाद वहाँ पे भी एक लिंक आ जाएगी, और जैसे वो नोट्स मैं अपलोड करना चालू करूँगा तो तुम लोग के लिए एक वीडियो अपडेट भी आ जाएगा कि अपन ने अपना नोट्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हर चैप्टर के नीचे तुम लोग को नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। चलो अब अपन लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले पहले देख लो। बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के इमेज मिलते हैं, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ठीक है। पढ़ रखी होगी तुम लोगों ने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी होगी तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा और भाई सब बढ़िया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि लाइट आखिर होती क्या है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर बन जाए, है ना, तो व्हाट इज लाइट, है ना। अच्छा तुम लोग को हो सकता है कि इस वीडियो को देखते टाइम पे बहुत सारे ऐसे नॉइज़ सुनाई देने पड़े, ठीक है, बाहर की गाड़ियों की आवाज़ आने लगे, तो यार ये सब अभी मेरे हाथ पे नहीं, ठीक है। ये सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, माइक वाइक भी अपन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी नॉइज़ जितनी ज़्यादा कम हो सके उतनी ज़्यादा अपन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अभी भी तुम लोगों को नॉइज़ सुनाई दे रही हो, तो अभी ये थोड़ी सी हेल्प के बाहर है। ट्राई करेंगे कि इसको भी किसी तरीके से फिक्स कर दे कुछ लेक्चर्स के बाद, ठीक है। पर तब तक के लिए थोड़ा सा काम चला लेना, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो सही है, स्टार्ट करते हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठो और जो जो चीज़ अपन लिख रहे हैं उसको साथ साथ में लिखते चलो, ताकि तुम लोग की भी प्रैक्टिस बने रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो देख लिया और पढ़ लिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। हमने जैसी वीडियो देखा अपन ने कंप्लीट कर लिया, वीडियो देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा कि हमने क्या पढ़ा है, तो ऐसा हो जाएगा। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लो,
आराम से बैठो और बैठ के लेक्चर चालू करो, बीच बीच में पॉज करो और उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है, इतना आलस करके भी क्या करोगे, सही बात है। चलो, तो व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट क्या होती है, तो लाइट, आंसर लिखे, है ना, लाइट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, क्या बोल रहे, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। आई गेस लाइट की बात में समझ में आई होगी, ठीक है। क्या होता है, चलो वापस से देखते हैं। लाइट जो है वो एनर्जी का एक इनविजिबल फॉर्म है, यानी कि तुम लाइट को नहीं देख सकते, ठीक है। लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। हम लोग लाइट के कारण से ही किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल एक, चलो एग्जांपल लेना चालू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तुम लोग को बिल्कुल डार्क कर दूँ, एक डार्क कमरे में भेज दूँ, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। कभी भी ऐसा होता है कि अचानक से लाइट चली गई, है ना, होता है ना, करंट सप्लाई चली गई, अचानक से लाइट चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो तुमसे क्या होता है, तुम भाई लाइट ढूंढने के लिए जाते हो। अगर तुम अपने पास फ़ोन रखे हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्च चालू कर लोगे, लेकिन अगर मोबाइल दूसरे रूम में रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि तुम पढ़ाई कर रहे थे और ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो फ़ोन वो सब तुमने दूसरे रूम में रख दिया, अब लाइट गोल हो गई अचानक से, अब पूरा रूम में अंधेरा हो गया। अब तुम उठे और जैसे ही तुम गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, मालूम चल रहा है तुम्हारा एक पैर जा रहा है पलंग में टकरा रहा है, दूसरा पैर जा रहा है टेबल में टकरा रहा है, तीसरा जाके तुम गेट में खुद ही टकरा गए। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमको कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी होगी वहाँ पे। अब दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। अब अंधेरा है यानी कि वहाँ पे लाइट नहीं है, और अगर लाइट नहीं है तो वो किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों में नहीं जा रही है, और अगर तुम्हारे आंखों में नहीं जा रही है तो तुम्हारे अंदर में कुछ देखने के लिए जो साइट की सेंसेशन बननी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे ब्रेन को, वो मिल ही नहीं रही है, तो तुम कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। बात समझ में आई। इसलिए हमने लिखा है कि लाइट जो है वो एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जिसके कारण से क्या हो रहा है, सेंसेशन ऑफ साइट मिल रहा है, यानी कि हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। यहाँ तक आई गेस पॉइंट क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो मुझे डाउट करके, क्या बोलते हैं, डाउट का एक कॉपी में जब तुम लोग नोट्स बना रहे हो, साइड में ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो डाउट और वहाँ पे सारे डाउट नोट करना चालू कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे उसका फ़ोटो खींच करके कहीं पर भी भेज देना, मैं तुम्हारे डाउट सारे क्लियर कर दूँगा, ठीक है, पर्सनली। क्योंकि हो सकता है यूट्यूब में देखने वाले भी बहुत लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, बहुत लोगों को डाउट आ जाती है, तो जिस हिसाब से सबको क्या बोलते बेनिफिट हो उस हिसाब से अपन काम करेंगे। डन। चलो, तो व्हाट इज लाइट, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। आई गेस 3 बार रिपीट कर दिया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो लाइट का यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो गया, पर अब हम लोग थोड़े से लाइट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट तो हमने ये पढ़ ली है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का सेंसेशन ऑफ साइट मिल रहा है, ये तो ठीक है, बट लाइट और क्या क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो किस चीज़ से बना है, क्या होता है, उन सारी चीज़ों को भी लेके डिस्कस करना है, ठीक है। अब हाँ, ये जो होता है ना, ये पॉइंट इनविजिबल फॉर्म, इसको लेकर कुछ महाशय लोग ने, ठीक है, मैंने देखा भी था एक बार कहीं पे ना, किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि मैडम मैं ना लाइट देख सकता हूँ, पता नहीं किसी के वीडियो में किया हुआ था, मैं ऐसे ही रैंडमली देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो लाइट को देख सकता है। अब ऑब्वियस ही बात, ऐसे लोग होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है, वो कमेंट करेंगे या फिर बताएंगे कि यार हम तो लाइट देख लेते हैं, ठीक है, वो देखो लाइट, ठीक है, बोलने वाले तो बोलते हैं। तो अब तुम लाइट को नहीं देख सकते, अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात ये सही होगी, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब जो ये बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वो लाइट को देख सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ, तुम लाइट को नहीं देख रहे हो, लाइट के सोर्स को देख रहे हो, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि देखो मैं यहाँ पे पानी रख देता हूँ, उसके अंदर से मैं दिखा देता हूँ, जो कि टिंडल इफेक्ट वाला अगर तुम लोगों को पता हो, तो वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ये देखो हमने लाइट दिखा दिया, तो वो तुम लाइट नहीं दिखा रहे हो, लाइट के पाथ को दिखा रहे हो, ठीक है। लाइट को दिखाने का मतलब इस एटमॉस्फेयर में मुझे लाइट दिखाओ, लाइट तो तुम नहीं दिखा सकते। तुम लाइट को देख कैसे रहे हो, क्योंकि तुमको लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके आ रही है ना, तब तुमको लग रहा है कि यहाँ पे है लाइट है, और अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पे लाइट नहीं होती है, ऐसा तुमको लगेगा। यानी कि लाइट जो है तुम उसको नहीं देख सकते, और इट्स अ फैक्ट, उसको तुम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि मैं लाइट देख सकता हूँ, ठीक है। लाइट के सोर्स को देख सकते हो, लाइट के पाथ को देख सकते हो अगर सही से प्रोसेस करे तो, लेकिन लाइट को नहीं देख सकते। तो यहाँ तक कि शायद तक मेरे को लग नहीं रहा कि किसी को डाउट होगा, ठीक है। तो ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये सबको माननी है, ठीक है। यहाँ पे कोई जिद नहीं चलेगी कि हम लोग देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो हमको भी दिखाओ, ठीक है, हम भी देखेंगे लाइट, हमको भी पता चलना चाहिए कि लाइट कैसे दिखती है,
चलो, तो क्यों नहीं दिखती है ये सब भी अपन रीज़न देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन बात करते हैं कि लाइट से कौन कौन से रिलेटेड ऑफ फिनोमिना अपन के रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, लाइट से जो रिलेटेड होता, लाइट इज एसोसिएटेड, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, एसोसिएटेड विथ फिनोमिना, ठीक है, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई ट्विंकलिंग होती है लाइट में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई जो स्टार्स होते हैं वो चम ऐसे टिप टॉप होता है ना, भाई पता ही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है एक तरीके का फिनोमिना है जो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। अगेन रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है भाई, रेनबो बनता है तो ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, राइट के क्या बोलते हैं जो रिफ्लेक्शन होते हैं, इन्हीं लोगों से क्या बोलते हैं, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। और कौन कौन से होते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम तो अभी से कुछ दिख रहे हैं, एक्सेट्रा लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अपन जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया या फिर रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, इस जैसे कई सारे फिनोमिना अभी अपन लोग पढ़ने वाले भी हैं, है ना। पूरे चैप्टर में अपन लोग अभी आगे आएगा तो फिनोमिनाज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब भी अपन पढ़ेंगे। तो लाइट किसके साथ एसोसिएटेड होता है वो मैंने तुमको बता दिया छोटा सा, कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रहा होता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इन सब से भी क्या बोलते हैं हमारा लाइट जो होता है वो कनेक्टेड होता है। अच्छा, और क्या चीज़ होता है कि हम लोग का जो लाइट है वो और कैसे कैसे चीज़ से हो जाता है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो लाइट का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि तुम देख सकते हो किसी चीज़ को, करेक्ट भाई, तुम किसी चीज़ को देख सकते हो, उसी का लाइट का सबसे मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे ना पहले बात करते हैं कि लाइट किस चीज़ से बनी हुई होती है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, लाइट इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। जो लाइट होती है वो किससे मिलके बनी है दोस्त, फोटॉन्स से मिलके बनी है। यानी कि फोटॉन के बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में ऐसे लाइन से होंगे, ठीक है, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारे लाइट्स के पार्टिकल्स होंगे। इसको अपन क्या बोल देंगे यार, ये सारे फोटॉन्स है। और जब ये फोटॉन्स ऐसे बंच में आएंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, लाइट बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये तो फोटॉन्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये फोटोज़ लिखा गया, एक सेकेंड है ना, इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, अब सही है। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत लोग बोलेंगे, क्लेम करेंगे कि भैया लाइट के तो अपन ड्यूअल नेचर होता है, तो अपन ड्यूअल नेचर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो फोटॉन्स होता है, मैं इसको न्यूटन जो थे हमारे, ठीक है, उन्हें एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी। और कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी जो लाइट होती है वो किसके बनी होती है, अपनी पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। फाइन, इतना सा आई गेस दिक्कत नहीं होगी। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे अपन। अभी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिली हुई है, स्मॉल लाइट से, ठीक है। अभी इसके बारे में जो ड्यूअल नेचर वाला जो टॉपिक होता है, ठीक है, कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा होता है, वो एक वेव नेचर भी दिखा रहा होता है। इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना। डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे भाई, क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास 10th में हैं, तो जितना हम लोग के सिलेबस में उतना ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी तुम लोग को ड्यूअल नेचर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। वो जनरली क्या पूछता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ से जो मतलब तुम लोग अगर देखोगे कि जो चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो जनरली आखिरी वाले टॉपिक से बनते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक से नहीं बन रहे। मतलब जनरली हाँ, 1-2 से तुम्हारा क्या बोलते हैं वो पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दे, पर यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी आप समझना है तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे लाइट जो होती है वो ड्यूअल नेचर दिखाती है, पर उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि जैसे लाइट की 2-3 प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ ली, है ना। कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ पहले, है ना, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर को भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, ड्यूअल नेचर को डिस्कस एक हम करते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं, मैं तुम लोग को वहीं से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, चलो इसको मिटा रहे, ठीक है। हाँ भाई, डेफिनेशन छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर अपन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये एक सेकेंड, हाँ देखो, अब हमारे पास ना 2 तरीके की होती है। एक होती है बेटा रे ऑफ लाइट, ठीक है, और एक बोल सकते हो तुम होती है बीम ऑफ लाइट। अच्छा, ये सारे के ना मैंने अच्छे से डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो सारे मैंने नोट्स में डाल दिए हैं। तो नोट्स का हो सकता है अगर तुम बहुत टाइम बाद देख रहे हो
तो नीचे में लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी रिसेंटली देख रहे हो तो 1 या 2 हफ्ते बाद तुम लोग अगर चेकआउट करोगे वापस से तो तुम लोग को उसके अंदर लिंक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स वाली मैं डाल दूंगा। तो जो नोट्स मैं बना रहा हूँ उसके अंदर ये सब चीज़ के डेफिनेशन अच्छे वाले तुम लोग को, जो तुम लोग को ऐसे एग्जाम में लिख के आने चाहिए, वो सारे तुम लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ों को, ठीक है। डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि देखो डेफिनेशंस क्या है, समझा दिया, थोड़ा बहुत लिख दिया, फिलहाल के लिए काफ़ी है। जब तुमको याद करना पढ़ना है तो उस नोट्स को प्रेफर करो और ये नोट्स को समझने के लिए प्रेफर करो, एक एक्सप्लेनेशन की तरह, ठीक है। इससे कि अपना थोड़ा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है, बाकी तो अपन लिखते जाएंगे, ठीक है। एक होती है बेटा रे ऑफ लाइट, ये इसको अपन शो कर दिया रे ऑफ लाइट। एक होती है बीम ऑफ लाइट, ठीक है। एक होती है रे ऑफ लाइट, एक होती है बीम ऑफ लाइट। अब बेसिकली हम लोग जब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये 2 चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। अब भाई रे ऑफ लाइट बेसिकली कुछ नहीं है ना, सिंगल, है ना। रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू मीडियम, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। इसको हटा दो, चलो। लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रे ऑफ लाइट। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर अपन किसी लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों ना रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। रे ऑफ लाइट अपन ये रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं कि लाइट का देखो ये सीधे डायरेक्शन में आती है, और फिलहाल हम लोग सिंगल अगर क्या बोलते हैं रे ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं कि भैया ये देखो एक लाइट है, तो ये अपन बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में किस तरीके से लाइट का डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए अपन रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ इसके ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हो उसको बोलते हैं रे डायग्राम, है ना। ये चीज़ पढ़ी होगी रे डायग्राम। अच्छा ये कहाँ पे पढ़ी है बेटा, एक काम करो, इमेज फॉर्मेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा अगर टॉपिक, है ना, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन तुम लोगों ने देखा होगा, अलग अलग इसमें देखा होगा, कैसे कैसे। एक तो तुमने प्लेन मिरर में देख लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखा होगा तो अपन अभी आगे लेक्चर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे। एक तुमने स्फेरिकल मिरर में देखा होगा, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और एक तुमने देखा होगा क्या बोलते हैं, आगे आने वाले में हम लोग लेंस में देखेंगे, ठीक है। करेक्ट, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के तब तुम लोग को याद होगा ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं, ऐसे अगर ये कुछ लेंस है यहाँ से ऐसा अपन खींचेंगे, फिर ये ऐसा लाइट का दिखाएंगे डायग्राम, करेक्ट। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे काटेंगे, फिर ये ऐसा जाएगा, तो ये यहाँ से ये दिखाएंगे। तो ये देखो अगर मुझे किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय मुझे लाइट को जब रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा तो मैं वहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा और इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। आई गेस सबको समझ में आ रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। यानी कि जब मेरे को रिप्रेजेंट करना है लाइट को, किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए रिप्रेजेंट करना है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं वहाँ पे रे डायग्राम का यूज़ करूँगा ताकि मुझे समझ में आ जाए, है ना। और रे डायग्राम का जब यूज़ करूँगा तो वहाँ पे जो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये फिनोमिना क्या होता है, ये रियल का कोई फिनोमिना नहीं है, ये हम लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकल फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, हम लोग किसी को दिखा रहे हैं कि हम लोग के यहाँ पे लाइट है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया कि ये होता है रे ऑफ लाइट। अच्छा ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिकली बीम ऑफ लाइट कुछ नहीं है। बीम ऑफ लाइट अगर तुम लोग का ग्रुप है लाइट का, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल फिनोमिना है, जब भी मैं लाइट ऑन करूँगा तो होगा तो नहीं कि एक ही लाइट निकल के आएगी ना, वहाँ से बहुत सारी लाइट की रेज निकल जाएगी, और वो जो बहुत सारी लाइट की रेज निकल जाएगी उसको अपन साथ में क्या बोल देते हैं दोस्त, बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक का सबको पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, कमेंट लिखो, कमेंट में लिखो कि भैया यहाँ पे डाउट था। और अगर जैसे लिखोगे तो मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ वहाँ पे सबसे पहले तुम लोग के डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। सारे डाउट्स को यहीं पे कवर कर दूँगा कि ऐसा ऐसा है ना, ये लोगों का ये डाउट था, तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई गेस तुम लोग ये सारी चीज़ क्लियर होगी, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या क्या होती है। अब यही से तुम लोगों को कनेक्ट करके मैं तुम लोग को बताऊँगा कि जो हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है वो क्या होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे याद रखना, जहाँ जहाँ पर हम लोग रे ऑफ लाइट को कंसिडर करेंगे या फिर रे डायग्राम्स की बात करेंगे, तो वो जनरली जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे होंगे तो हम लोग वहाँ पे फिनोमिनास की बात करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन डिस्पर्जन क्या होता है, ये सब जैसे ये सारी फिनोमिनास होती है, ये सारी किससे एक्सप्लेन हो रही है, रे ऑफ लाइट के डायग्राम से बना रहे हैं। तो ये सारी अपन क्या आ जाती है नॉर्मल ऑप्टिक्स के अंदर,
ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑफ लाइट्स के बारे में बात करेंगे उसको रे ऑप्टिक्स में कंसिडर करते हैं, और जिसमें वेव नेचर को कंसिडर करेंगे उसको वेव ऑप्टिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को एक बेसिक सा है ना डुअल नेचर ऑफ लाइट को थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ, उसकी कहानी तुम लोगों को बता देता हूँ, और उसके बाद फिर अपन आगे अगेन इसी चीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को यही चीज़ पढ़नी है, डुअल नेचर क्या है, बहुत सारे टीचर्स मैंने अभी नोटिस किया है कि उन लोग अभी से 10th से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ठीक है, वो बात ऐसे कोई गलत नहीं है, पर मैं जनरली ये बिलीव करता हूँ क्योंकि अभी तुम 10th में हो, ठीक है, तुमको हाँ ये बात होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टाइप का दे देना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं कि अब एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम लोग को अभी काम आए, और थोड़ा सा इंटरेस्ट खींचने के लिए जो तुम लोग को पढ़ाया जाता है कि देखो यार एक्चुअल में ये चीज़ होती है, ठीक है। आधी अधूरी बात बता देते हैं क्योंकि ना सिलेबस हम लोग इस तरीके से बना हुआ है कि क्लास 9th और क्लास 10 तक का जो साइंस है ना, वो टॉपिक के बेसिक फंडामेंटल्स की बात तो करता है, लेकिन उसके ऊपर की बात बिल्कुल नहीं बताता। और अगर उसके ऊपर की बात नहीं पता चलती, जब से तुम 11th में साइंस ले लोगे तो तुमको झटका लगेगा कि ये क्या था, हम तो ये तब पढ़ के आ रहे थे, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि तुमको वो झटका लगे, तो यहाँ पे अपन ये भी बात करते चलेंगे कि फ्यूचर में तुम क्या क्या देखने वाले हो, ठीक है, क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हो, और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का शायद तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रे ऑफ लाइट क्या होती है ना, बीम ऑफ लाइट क्या होती है। बेसिकली अगर रे ऑफ लाइट को सही से थोड़ा सा हल्का सा और डिफाइन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको ना ऐसे बता सकते हो, देखो कैसे बोल सकते हो इसको, है ना, पाथ ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि लाइट के जो पाथ है उसको शो करने के लिए रे ऑफ लाइट का यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम लोग को बताया कि मेरे को डुअल नेचर के बारे में भी डिस्कस करना था, तो ये सारी टॉपिक अभी यहाँ पर हटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और उसके बाद आगे तुम लोग को समझाता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अच्छा, किसी को रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर मैं उसको आगे और एक्सप्लेन कर देंगे। चलो इसको भी मिटा दे, क्या पूरे हटा देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, पूरा हटा देते हैं। और बताओ भाई क्या हाल है, सही है, बढ़िया एकदम। चलो अब बात करते हैं फटाफट से डुअल नेचर ऑफ लाइट की। डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, सही है, दिख रहा है। चलो अब डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो डुअल नेचर में हमारे पास कौन कौन से नेचर आते हैं। पहली बात करते हैं दो नेचर की। एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर। दूसरा होता है बेटा वेव नेचर। अब बेसिकली है ना, तुम लोगों को पहले कहानी समझाता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्या हुआ कि न्यूटन चचा को तो सब जानते हो, ठीक है। अब न्यूटन चचा जो है वो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं फिज़िक्स के मैक्सिमम ब्रांच में अपना कुछ ना कुछ तो बोल के जाऊँगा, कुछ ना कुछ या तो थ्योरी दूंगा, या कुछ ना कुछ फॉर्मूला दूंगा, या कुछ ना कुछ काम करके जाऊंगा। अब उनका सबसे ज़्यादा अच्छा काम किस में माना जाता है, एक होता है मैकेनिक्स में, ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिक्स में। और अगर तुम लोग को पता हो कि जो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर आता है, ठीक है, तुम लोग मेरे से नहीं पढ़े हो, ठीक है, और जिन लोग पढ़े हैं उन लोगों को पता होता है कि जब ग्रेविटेशन था, मैं उसमें बताया था कि जब वहाँ पे वो हुआ था, हम लोग का जैसे कोविड में पैंडेमिक हुआ था, तो अपन का पूरा लॉकडाउन हो गया था, उसी तरीके से उनके टाइम पे भी एक प्लेग करके एक ठोक न्यूटन के टाइम पे एक ठोक वो पैंडेमिक हुआ था, जिसके कारण से क्या कि अब उनके कॉलेज में जा रहे थे तो उनको बंद कर दिया, बोला हाँ कॉलेज बंद, घर में जाओ, बैठो आराम करो। तो न्यूटन चचा जब घर में बैठे थे तब उन्होंने क्या बोलते हैं, बहुत सारे ब्रांच के ऊपर स्टडी करी, जिसके ऊपर से एक ब्रांच था मैकेनिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, और दूसरा ब्रांच था ये ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ऑप्टिक्स में जब उन्होंने ऐसे स्टडी वडी की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बताया, ठीक है, अच्छा काम किया, तो उस समय उन्होंने एक चीज़ बोल दिया, ठीक है, ऑप्टिक्स में, कि जो हमारा लाइट है वो किस नेचर में फॉलो करता है बेटा, पार्टिकल नेचर में फॉलो करता है। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या किया, कुछ बहुत सारे स्टडीज़ हुए, ठीक है। अब लोग अपने अपने तरफ से अपना क्या बोलते हैं वो रखते हैं। तो न्यूटन ने एक क्या बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दे दी, ठीक है, कभी कभी ऐसे जीभ ऐसे वो हो जाता है, ठीक है, हाँ, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। उसके अंदर बोला कि ये कॉर्पस्क्यूल्स से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स मतलब पार्टिकल्स मान के चलो, और ये कॉर्पस्क्यूल्स का नाम हम लोग देते हैं फोटोन। ये सारे फोटोन से मिलकर बने हैं, और इस कारण से अपन उसको बोलते हैं कि ये पार्टिकल नेचर फॉलो करता हूँ, ठीक है भाई। अब उस समय क्या हुआ था कि न्यूटन को ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं भगवान माना जाता था फिजिक्स का। भाई उन्होंने जो बात बोल दी उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, जैसा उन्होंने कहा वैसा बंदे को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो
ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होता है जिसको यार लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ और रीज़न होता होगा। तो एक और बंदे थे उस समय ह्यूगन्स नाम के, तो ह्यूगन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, लाइट जो है वो वेव नेचर को फॉलो करती है। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कहानी, इसमें और डिटेल्स बताऊँगा, लेकिन खैर अभी क्या तुम लोग भी छोटे लेवल पे हो, मतलब क्लास 10th के लेवल पे हो, ठीक है। अगर तुम लोग को इसके बारे में और जानना होगा तो जब मैं क्लास 12th का डुअल नेचर ऑफ वाला लाइट का एक लेक्चर डालूंगा, हो सके तो तुम लोग उसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना। मैं तुम लोगों को वहाँ पे सारी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट वाले में एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम पे, तो तुम लोगों को भी मज़ा आएगा सुन करके। वो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव किया, फिर उन लोग और प्रूव कर रहे थे। एक्चुअल में उस समय क्या हुआ, कोल्ड वॉर चालू हो गया था साइंटिस्ट लोग के बीच में, और ये पहली बार हुआ था कि कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट ना ऐसे न्यूटन वाले के टाइम पे बढ़ गए, कुछ लोग बोलते हैं मॉडर्न वाले टाइम पे बढ़ गए, और लोग बोल रहे हैं वो पार्टिकल नेचर है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं वेव नेचर है, आपस में लोग लड़ाई चालू कर दिए। अब बीच में एक साइंटिस्ट और निकल के आए और उन्होंने कहा बेटा देखो, अच्छा वो साइंटिस्ट कौन थे उसके बारे में बाद में बताऊँगा, ठीक है, उनका नाम वाम है ना, चलो बता ही दे रहा हूँ। डी ब्रॉगली का नाम सुना है? अभी तुम लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैं बोल रहा कि अभी लोग सारी चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खैर एक साइंटिस्ट आए वहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, वो थे लॉयर मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं था साइंस से, वो साइंस से ऐसे दूर दूर भागते थे, साइंस उनका कोई रिलेशन ही नहीं था। अब वो एक बार न्यूज़पेपर ऐसे खोल के बैठे, भाई छुट्टी का टाइम है, ठीक है, न्यूज़पेपर खोल के बैठे, तो जैसे ही उन्होंने देखा ओहो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये क्या बोल रहे, कोई बोल रहा है लाइट पार्टिकल नेचर से बना हुआ है, कोई बोल रहा है वेव नेचर का बना हुआ है, तो लाइट ऐसे किस नेचर को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ये पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग ये प्रूव कर रहे थे कि ये वेव नेचर है। अब उन्होंने क्या हुआ, ठीक है, उनको इंटरेस्ट आ गया, अरे यार ये तो गजब चीज़ है, साइंस पढ़ना चाहिए, तो वो गए मार्केट और मार्केट से एच सी वर्मा खरीद के लाए, ठीक है, बढ़िया से, और एच सी वर्मा पूरी पढ़ डाली, और 2 दिन में जो फिजिक्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक मस्त सी चीज़ बोली कि एक काम करो, तुम भी बेवकूफ़ हो, तुम भी बेवकूफ़ हो, ठीक है। असली बात क्या है, लाइट डुअल नेचर दिखाता है, और इन्होंने कैसे बताया, उन्होंने बोला देखो नेचर जो है वो सिमिट्री को फॉलो करता है। सिमिट्री मतलब पता होगी तुम लोगों को सिमिट्री है ना, लाइन पढ़े होगे, अगर ये ऐसे दिख रही है, इधर ये दिख रहा है, दिन है तो रात भी है, ऐसी टाइप की चीज़ें, ठीक है, तो वो सिमिट्री को फॉलो करता है नेचर। उसी तरीके से लाइट जो है बेटा वो डुअल नेचर दिखा रहा होगा, यानी कि पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है, और इस बात को बाद में आइंस्टाइन ने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही उस बात को प्रूव किया तो उनको यार नोबेल प्राइज़ मिल गया। सोचो, सिर्फ 2 दिन 3 दिन पढ़ के आराम से नोबेल प्राइज़ लेके चले गए। एक लाइन बस बोली कि यार देखो नेचर को पसंद है सिमिट्री, नेचर लव सिमिट्री, और उन्होंने कह दिया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करता है, तुम सब गधे हो, ठीक है, यानी कि वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो ऐसा कहानी हुआ था, ठीक है, मज़ेदार कहानी है, तुम लोगों को अच्छे से ना डिटेल में मैं जब वो बताऊंगा क्लास 12 का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तुम लोगों को मज़ा आएगा। तो वो वाली पक्का से लेक्चर 1 तुम लोग ना देखना, तो तुम लोग भी थोड़ा सा ना ऐसा डुअल नेचर के बारे में अगर पढ़ना हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्योंकि क्लास 12 में भी तुम लोग का है रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, दोनों के सारे वहीं पर मिलते हैं। हमारे क्लास 9th के जो चैप्टर्स होते हैं वो क्लास 11th में रिपीट होते हैं, क्लास 10th के जो चैप्टर्स होते हैं वो क्लास 12th में जाकर रिपीट होते हैं। तो ठीक है, तो तुम लोग के लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। चलो अब फिलहाल बात करते हैं ये पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है। अब बेसिकली अपने को इसमें ज़्यादा नहीं जाना है ना। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि लाइट है ना, लाइट जो होता है इज़ मेड अप ऑफ, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये लोग क्या करते थे, रे डायग्राम को यानी कि रे ऑप्टिक्स को वो फॉलो करते थे, ठीक है। तो दे यूज्ड टू explain the phenomena through ray of light। आई गेस तुम लोग हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, क्योंकि जब स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो उन लोगों को तो खास करके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऑनलाइन ऑब्वियस ही बात है कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पे होती है वो चीज़ अलग से दिखती है, मतलब कहीं कहीं पर कुछ हो जाता है यार, कैमरा की बात है ना। तो अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो ऑब्वियसली तुम लोग उसको मार्क डाउन करके मुझे बता दे रहे हो, ठीक है। जो भी तुम लोग को प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे फेस कर रहे होगे तो ऑब्वियसली मुझे क्या करोगे, कमेंट में करके बता दोगे जितनी भी चीज़ें हैं, तो मैं क्या है सब चीज़ को धीरे धीरे फीडबैक जैसे जैसे देते जाओगे उस चीज़ को सुधारते जाऊँगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल नेचर में सबसे पहली बात हमने बोल दिया कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसा किसने कहा, हमने नहीं कहा भाई, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी फिनोमिनास थे उस टाइम के, उसको क्या किया, रे ऑफ लाइट के मदद से उन लोगों ने एक्सप्लेन करना चाहा कि ये देखो यार पाथ है, तो कुछ फिनोमिनास होते हैं जो इस नेचर से तुम लोग क्या बोलते प्रूफ कर सकते हो, कुछ क्या बोलते होते हैं फिनोमिना जिसको इस नेचर से प्रूफ कर सकते हो। और इसीलिए बाद में अपन ने बोला कि बेटा देखो लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करते हैं, यानी कि लाइट जो है वो हमारी दोगली है,
ठीक है, वो ये नेचर भी दिखाती है, वो नेचर भी दिखाती है। जब उसको जो मन करेगा वो तब वो नेचर दिखाएगी, और कब दिखाएगी वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो ये बोला कि देखो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट। दूसरा उन्होंने ये बोला क्या बोलते हैं द फिनोमिना जो होती है वो क्या बोलते हैं लाइट और रे ऑफ लाइट को यूज़ करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया, पाथ ऑफ लाइट को, पार्टिकल्स ऑफ लाइट को। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन किया मैं बता देता हूँ, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन उस समय उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, और ये चीज़ देखो क्या होता है कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये सारी कहानी तुम लोगों को मैं बताऊँ क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, खैर अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 वाले जो एक बार लेक्चर देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे तुम लोग को बता भी दूँ, मतलब तुम लोगों को नहीं बताऊँगा, जिन लोगों को पढ़ना था उन लोगों को बताऊँगा, तुम लोग देख लोगे तो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दूसरा फिर रिफ्लेक्शन तो है ही है, ठीक है। तो हम लोग को जो अगर समझना है कि जो हम लोग रे लाइट जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग के जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक करना, लाइट किसी चीज़ से टकराई और बाउंस बैक करके चले गई, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग एक चीज़ क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि जा रही थी सीधे सीधे, है ना, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई कहीं और ही चली गई। अब इसका एग्जांपल सोचो, तुम लोग जैसे घर से जा रहे हो सीधा सीधा इसमें बस में, ठीक है। तुम लोग का डेली ट्रांसपोर्ट है बस, है ना। अब तुम लोग बस से जा रहे हो, यहाँ से घर से निकलोगे, सीधा सीधा जाना था तुमको स्कूल, और जाके स्कूल में रुकना था, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा मीडियम चेंज हो गया। मीडियम कैसे चेंज हुआ, तुमको मिल गई गाड़ी, स्कूटी। अब ऑब्वियस ये बात है कि अभी ऐसे ज़्यादा बच्चे तो नहीं करते, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, पर कुछ लोग होते हैं, ठीक है। अब गाड़ी मिल गई तो यहाँ से जाना था स्कूल, ठीक है, सीधा सीधा जाना था। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, है ना, बस से तुम जैसे ही अपने पर्सनल गाड़ी में आ गए तो स्कूल के बदले इधर उधर टर्न लेके किधर और चले गए, ठीक है। अब किधर गए तुम जानोगे यार, किधर गए, ठीक है, ये तो हमको नहीं पता हैं, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं, हमको नहीं पता, हम तो हमेशा स्कूल गए हैं सीधा सीधा, ठीक है, कभी इधर उधर गए नहीं। हाँ, तो कभी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी मिलने के बाद इधर उधर चले जाते हैं, तो वही एक तरीके से समझ लो ये लाइट है। लाइट अगर सिंपल से एक मीडियम में जा रहा है तो वो सीधा सीधा चल रहा है, पर जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो उसने क्या किया, अपने पाथ से डेविएट हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब समझाएंगे यार तुमको, हैं, अभी से समझना है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बन रही है। तो एक ब्लैक बॉडी क्या बोलते हैं रेडिएशन होता है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और तीसरा मैं तुम लोग अभी बताया जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किससे एक्सप्लेन की यार, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का, ठीक है। पार्टिकल ऑफ लाइट का बोल लो या फिर रे डायग्राम्स बोल लो या जो भी है तुम लोग, है ना। तो है ना, टू एक्सप्लेन ऑल दीज फिनोमिना, ठीक है, ऑल दीज बोलते हैं, दीज THESE, हाँ, दीज फिनोमिनास, ray of light is used, ray of light is used, है ना। therefore जब हम लोगों ने ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जब हम लोग रे क्या बोलते हैं ऑफ लाइट से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, तब हम लोग वहाँ पे बोलते हैं therefore it is known as, अब हो सकता है बहुत लोग ये बता भी दें, है ना। अच्छा, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप सो दिख रही होगी, है ना, ये ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, मैं एक बार चेक कर लूँगा उसके बाद फिर बताता हूँ, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ नोन एज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इस ऑप्टिक्स का नया नाम लिख दिया जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। एक बार मैं चेक कर लूँ कि सही से आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो दिख रहा है, इतने नीचे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके, पूरा दिख रहा है। चलो, तो ये बात बताया कि पार्टिकल नेचर में जब अपन बात कर रहे हैं तो पहली बात तो लाइट जो है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से मिली हुई है ना। अगर हम लोग इसके फिनोमिनास को एक्सप्लेन करें तो रे ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है। रे ऑफ लाइट क्या होता है भाई, हमने बताया रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट पाथ ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब किसी लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो थ्रू रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। और उसके बाद अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर लिया, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर लिया, इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर लिया। इसके साथ तुम एक्सेट्रा लिख लो यार, यहाँ पे ETC बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जो हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट से अपन एक्सप्लेन करते हैं,
ठीक है, वेव नेचर की बात अलग है ना, वेव नेचर से अलग चीज़ एक्सप्लेन होती है ना। तो अब क्या हुआ कि एक तो हम लोगों ने ब्रांच बना ली, ठीक है, एक ब्रांच हमने बना ली रे ऑप्टिक्स, अब दूसरी ब्रांच बनेगी वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो हम लोग कब वेव नेचर को फॉलो करें भाई, ये भी बात तो आती है कि यार ये वेव नेचर कब फॉलो होता होगा, वेव नेचर का क्या काम है। तो अपन वेव नेचर के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, है ना। एक सेकेंड ठीक है, थोड़ा सा ये जो वायर था थोड़ा सा फंस रहा था, ठीक है, तो इसी चीज़ को चेक करता। चलो करेक्ट, यहाँ तक की बात कर लेते हैं। अब वेव नेचर की क्या बात करते हैं, ठीक है। वेव नेचर क्या होता है, अब यहाँ ध्यान देखो, है ना। एक बंदे ने कहा कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो वो पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रही है। किसी बंदों ने कहा कि देखो ये जो लाइट है, ठीक है, किसी बंदे ने कहा, है ना, साइंटिस्ट का नाम उन्होंने बता रखा है, उन्होंने कहा भैया देखो लाइट इज़ नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स रादर देन लाइट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव। अब उस समय क्या हुआ था, एक चीज़ और तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ह्यूगेंस साहब ने जो अपन को एक्सप्लेन किया था, जो वेव को एक्सप्लेन किया था, उस समय उनको पॉपुलैरिटी मिल सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं मिली कि उनकी बातों में ना थोड़ा सर पैर नहीं था। सर पैर मतलब क्या होता है, देखो अब इन्होंने एक चीज़ तो कह दी कि भैया देखो लाइट वेव है। अब उस समय पे क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। उस समय किसी ने बताया नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। उस समय सिर्फ लोगों को ये पता था कि मैकेनिकल वेव एग्जिस्ट करता है। अब तुम लोगों ने ना थोड़ा बहुत वेव पढ़ रखा है पिछले क्लास में, यानी कि क्लास 9th में, इसलिए मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैकेनिकल वेव क्या होता है और क्या बोलते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। उसमें से तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मैकेनिकल वेव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अगर मूव करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो वो मैकेनिकल वेव है। अब उस समय पे किसी ने बताया नहीं कि देखो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा भी चीज़ होता है जिसको किसी मीडियम की क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट नहीं है मूव करने के लिए, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। हालांकि ये किसी ने बताया नहीं था उस टाइम पे, तो किसी को पता नहीं था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इस बंदे ने बोला लाइट इज़ अ वेव, तो लोगों ने पूछा बेटा देखो, है ना, आप ये बताओ कि जो स्पेस है, स्पेस में तो वैक्यूम है, तो लाइट जो है वो सन से हमारे तक आ कैसे रही है, ठीक है। तो तुम्हारी बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारे ह्यूगन चच्चा भी बोलते बात तो सही है, ये तो गड़बड़ हो गई है, ये कैसे करें। अब उस समय थॉर द डार्क वर्ल्ड आ रही थी मूवी, तुम लोगों को पता होगी, है ना। तो मूवी जैसी टीवी पे आ रही थी, उन्होंने थॉर द डार्क वर्ल्ड देखा और उससे एक ईथर शब्द यूज़ होता है, पता तुम लोगों को, है ना। उसमें एक ऐसा दिखाता है, एक लिक्विड सा दिखाता है कि रेड कलर की लिक्विड दिखाता है रियलिटी स्टोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पता है तुम लोग को, अगर मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो स्पेस है ना बेटा, स्पेस जो तुम्हारा स्पेस है वो एक्चुअली में वैक्यूम नहीं है, वहाँ पे पूरी लिक्विड भरी पड़ी है जो कि एक ईथर है, जिसके कारण से यहाँ पे लाइट जो है वो एक वेव है और वो एक जगह से दूसरी जगह आती है, ठीक है। अब उस समय में ना लोगों ने ना मजाक उड़ा दिया बंदे का। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ऐसी बातें करोगे कि स्पेस में देखो इधर है या फिर ये है कि जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, तो ऑब्वियसली लोग मजाक उड़ा देते हैं। बट कई सालों बाद मैक्सवेल चच्चा आए थे, जिसके बारे में तुम लोग को पता भी होगा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़े हो क्लास 9th में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक हम लोग पढ़े थे कि मैक्सवेल चच्चा ने एक वो दिया था, थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, है ना। और वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहती है। इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी एमिट करते करते उसको कहाँ पर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी किसको, रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोलते हैं डिक्लाइन करने के लिए। तब उस समय रदरफोर्ड मॉडल को किसने कैंसिल किया था, शायद तक किसने कैंसिल किया था, करेक्ट। और उसके बाद बोर चचा ने आके बोला ऐसा तो होता ही नहीं है मेरे इसमें, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात तुम लोग को अगर याद होगी तो वहाँ पे बताया गया था। तो मैक्सवेल चचा वापस से आए, अभी यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल चचा आए तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाया। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि देखो एक वेव होता है जिस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसको मूव करने के लिए किसी तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि वो वैक्यूम में भी मूव कर सकता। तो उसके बाद अपन ने क्या किया, ह्यूगन चच्चा को थोड़ा सा सपोर्ट किया, देखो यार ये जो लाइट वाली जो वेव वाली जो चीज़ थी वो हो सकती है सही हो, और हो सकता है कि लाइट जो है वो एक EM वेव हो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। तो ठीक है भाई, बात अपन मान लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेन क्या है, तुमको क्या समझना है, हालांकि फिर वही स्टोरी बताना चालू किया तो थोड़ा सा लंबा खिंचा गया, ठीक है। हालांकि मैं इस पर ध्यान डिटेल नहीं देने वाला था, पर ठीक है बताना चालू किया तो बता दिया, ठीक है। तो लाइट इज़ अ वेव। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इससे हम लोग भी बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन करेंगे। फिनोमिनन्स, ठीक है, लाइक डिफ्रैक्शन, ये बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं एक तरीके का, तुम ये बोल सकते हो कि डिफ्रैक्शन एक तरीके का चीज़ होता है ना। वो अपन किससे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इससे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है।
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था एक ठोक, तो ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअल में हम लोगों को ये बताना पड़ा कि देखो ये लाइट ना रे नहीं है, वेव है। अब मैं तुम लोगों ना यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड थ्रू वेव। अच्छा, इसके अलावा और भी थे, है ना, और भी थे, पर मैं भी तुम लोग को एक ही दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो फिनोमेनन है ये किससे एक्सप्लेन हो रहा है, डिफ्रैक्शन जो है वो किससे एक्सप्लेन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो एक्सप्लेन हो रहा है वेव नेचर से। पार्टिकल के बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो बेटा वेव है, और अगर वेव नहीं है तो ये कैसे हुआ, और ये लोग बोलते थे कि अगर वेव है तो ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग ना बीच में कोड वॉर चालू हो गई थी, जैसे कि मैं तुम लोग को बताया। और फिर वो बाद में किसने रिजॉल्व किया, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला देखो यार लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करती है, और सिंस वो डुअल नेचर को फॉलो करती है उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक। पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें थी। तो इससे अगर रिलेटेड अगर तुम इसके ब्रांच का नाम दे दोगे तो इसका नाम बन जाता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आइए यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि हम सेंसेशन ऑफ साइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी जो हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर वो ये सारी चीज़ें आती है। और ऑप्टिक्स के अंदर अपन के दो तरीके की आती है, एक आता है रे ऑप्टिक्स, एक आता है वेव ऑप्टिक्स। फिलहाल ये सारी बातें बता दी, है ना, डुअल नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। अब कब उसका यूज़ कब होता है, मतलब कब हम लोग पार्टिकल नेचर मानते हैं, कब अपन वेव नेचर मानते हैं, मैं तुम लोग को वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा, क्योंकि अब नहीं बताओगे तो फिर तुम लोगों को डाउट होगा कि कब भाई ये वेव नेचर की तरह कब कंसिडर करना है और इसको कब कंसिडर करना है, ठीक। चलो एक तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान के चलो ये लाइट जो है ये इस तरीके से आ रही है, सही है, और यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है। ओपेक ऑब्जेक्ट तो तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना इसको स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं यार, ठीक है। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूँ कि जो मैंने नोट दे रखे हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, सब चीज़ का एक फिर डेफिनेशन दे रखा है। और आई गेस ये तुम लोग को पता होगा यार, बहुत बचपन में पढ़ाते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में फिर लिख करके टाइम पास नहीं करते। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिससे लाइट पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिससे लाइट पास हो जाती है लेकिन पार्शियली पास होती है, पूरी तरीके से पास नहीं होती। तो हम लोग को जो सामने वाली चीज़ है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी, कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। और ओपेक का मतलब है जो अपने अंदर से क्या बोलते हैं लाइट को पास नहीं होने देगा, बिल्कुल वहीं पर रोक देगा। क्लियर है। अब अगर पास नहीं हो रहा तो या ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनेगी, शैडो कास्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, शैडो कास्ट हो जाएगी। और यही से मतलब बाकी सारी चीज़ें यार, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। अगर हो सकता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है या कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पर मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी फिलहाल उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ध्यान देना, कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ यहाँ से, कंडीशन फॉर पार्टिकल नेचर। भाई लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करेगी तो वो कब करेगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। पार्टिकल नेचर तब शो करेगी, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन द साइज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द wavelength ऑफ लाइट। इसका ये मतलब है कि जब हमारा ये लाइट का रे निकल के आ रहा है, इस रे की एक वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ मतलब उसकी कितनी साइज होगी, वेवलेंथ होती है ना, तुम लोग को पता होगा। वेवलेंथ तुम लोग पिछले साल में पढ़ चुके हो क्लास 9th में, है ना। दो वेव के बीच में, दो कंसेक्यूटिव तुम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले ट्रफ्स के बीच में या क्रेस्ट के बीच में जब तुम डिस्टेंस देखते हो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। अरे भाई कमाई कर रहे हो यार, हैं। 9th पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है, उससे ज़्यादा है, तब वहाँ पे क्या होगा भाई, लाइट ऐसे फिनोमेना शो करेगा जहाँ पे अपन लाइट को पार्टिकल कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा एंड ऑल सब सारी चीज़ें होंगी। अब मैं बोलूँ कि यार देखो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और इसकी साइज़ ना थोड़ी सी छोटी बनानी चाहिए कुछ। हाँ अभी तुम लोगों को कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है पर दिख तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा होगा मत देखो। क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इससे छोटी साइज़ है ऑब्जेक्ट साइज, और ऑब्जेक्ट ओपेक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज इज लेस देन
द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है दोस्त? जहाँ पे मेरे ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज, जिस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ रही है उसका साइज जहाँ पे मेरा वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा है, वहाँ पे मुझे फिनोमिनास देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमारा लाइट जो है वो वेव नेचर शो करेगा। अब वेव नेचर कैसे शो करेगा मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये लाइट है, अब इसको इससे टकरा करके क्या होना चाहिए, या तो रिफ्लेक्ट हो जाता है या पार कर जाता। अब सोचो लाइट का जो वेवलेंथ है वो इससे बड़ा है, इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तब क्या होगा, तब वहाँ पे एक ऐसा फिनोमिना होता है कि ये लाइट ना इसको ऐसे ऐसे पार कर जाती है। यानी कि वहाँ पे लाइट पास करने के बजाय वेव की तरफ फैल गई। पानी देखियो, पानी उसकी तरफ फैल गई। और जब ये हुआ तब अपने को पता चला कि यहाँ पे जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो कर सकती है। समझ में आई बात? क्लियर हुई? नहीं हुई कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों? तुम्हारे किसी काम की नहीं है ना। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं यार, तुम उसको आराम से क्लास 12th में समझना ना, डिटेल में। अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आई होगी, पर अगर तुमको समझ में आई हो तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि लाइट ऐसे सीधी जा रही है ना, या तो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, कुछ होता तो समझ में आता। लेकिन अगर साइज़ छोटा हो गया, ओपेक का जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो छोटा हो गया किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट ना करके डिस्पर्स कर जाती है, थोड़ा सा डिफ्रैक्ट कर जाती है, वो इस तरीके से फैल जाती है। जैसा कि पानी का अगर तुम लोग एग्जांपल लो तो फैल जाएगी, छोटे से जगह से निकलेगी तो फैलती है, उस तरीके से लाइट भी फैल गई। और जब ये फैल रही है तो वहाँ पे जो फिनोमिना एक्सप्लेन हुआ दैट वाज कम्प्लीटली वेव नेचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऑप्टिक्स होगी या फिर ये जो ब्रांच होगी उसको अपन बोलेंगे वेव नेचर। अब अगेन इसको डिटेल में समझना है, ठीक है, क्लास 12 तक का वेट करो यार, इसको अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पर यहाँ तक कि तुमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानना था उतना मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ड्यूअल नेचर होता है, कब क्या होता है, अगर साइज़ छोटा होता है तो वहाँ पर पार्टिकल नेचर है, और जब साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पर वेव नेचर है। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम लोग को अभी नहीं समझना। अब अपन वापस से आ जाते हैं यार अपने क्लास 10th के टॉपिक में। ठीक है, ये ड्यूअल नेचर हटाओ, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ऑब्वियस सी बात मिल रहा है ना। तो इतना सारा जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें क्या है ना। अभी तुम कुछ लोग होंगे जो हो सकता है एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे होंगे, अब बोलेंगे भैया हम लोग एग्जाम है और आपने फालतू की चीज़ पढ़ा दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी फालतू की चीज़ पढ़ लोगे तो क्या है, ऐसे तो दिन भर रील्स पे चलाते ही रहते हो। ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग को आगे काम ही आएगी अगर साइंस लेने वाले हो तो। ठीक है, और फालतू नहीं है यार, मतलब काम की चीज़ें है, भले अभी तुम्हारी किसी काम का नहीं है लेकिन बाद में तो काम आएगा ना। अब लाइट को समझना है तो सही से समझो, आधा अधूरा समझ के क्या मतलब है। तो लाइट की हमने सारी नेचर समझ ली। अब हम लोग क्या है, हम लोग ऑब्वियस सी बात है रे ऑप्टिक्स से डील करेंगे। और हम लोग सबसे पहले जो रे ऑप्टिक्स से डील करते हैं तो वो एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो है आज अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर कर लेंगे। ठीक है, इमेज के बारे में पढ़ लेंगे, इमेज फॉर्मेशन से जो टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे वो अपन कल कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो थोड़ा लंबा होगा, आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि देखो मैं एक दिन में पहले क्या करता हूँ, ये ट्राई करना चाह रहा हूँ कि हमारी पेसिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को फास्ट पढ़ना है कम पढ़ना है। मैं अभी फ़िलहाल ये सोच रहा हूँ कि 1 या 2 लेक्चर में मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, है ना। अगर मुझे लगेगा कि जो मेरी ऑडियंस है या जो भी मुझे इस वीडियो को देख रहा है उनको थोड़ी स्लो पेसिंग चाहिए, हो सकता है बहुत लोगों को समझने में अच्छा लग रहा हो कि हम जब डिटेल में पढ़ रहे हैं, अभी मैं देखो एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है, डिस्कस करता चल रहा हूँ, मैं उसको स्किप नहीं कर रहा, तो मैं अच्छे से कहानी बता रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम ऐसा लगे कि नहीं भैया ये तो हम लोग किसी काम का नहीं था और हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा दिया, तो हम लोग के एग्ज़ाम का जो इंपॉर्टेंट टाइम था वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया। ऐसे टॉपिक्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं बता रहा हूँ जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे टॉपिक काम किएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम लोगों को किसी न किसी काम में आएंगे, और एग्जाम में जब तुम आंसर राइट करोगे तो तुम लोग को और ज़्यादा ईजी पड़ेगा आंसर लिखने में। कुछ वर्ड्स तुम इधर उधर के लिख के जब लिखते हो तुम्हारे आंसर्स में ऐसा लगता है, जब चेक करने वाला बंदा चेक करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में तो उसको लगेगा यार बंदे ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसको पता है चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमको बिल्कुल पता नहीं है, रटा रुटा आंसर लिख दिया, काम खत्म। तो हम लोग वो नहीं करना ना यार, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें जानो, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फिलहाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं बताया कि अपन इमेज फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। और अगर लगेगा कि हमारे अभी तुम लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस और इस टाइप के लेक्चर एक्सप्लेनेशन सही लग रहे हैं तुम लोग को, यानी कि इतने स्पेसिंग में ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो 1 लेक्चर बढ़ा देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन कवर कर लेंगे, है ना। सिलेबस कवर करना है वो आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करना, वो तो मैं करा दूँगा, है ना।
क्लास 10 का सिलेबस क्या है, एक तुम लोग देखोगे कितने ज़्यादा वन शॉट्स वीडियो बनते पड़े, तुम एक बार वन शॉट टाइप करो तुम्हारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो यार ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने वाले तो बहुत सारे है ना, पढ़ाने वाले बहुत सारे। मैं जब पढ़ा रहा होता तो मेरा ये रहता है कि हर एक वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाते समय तो हर एक उस वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे समझना भी है ना कि तुम लोग कहाँ पे किस लेवल पे लाए कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो नाइस, तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत आसान सा टॉपिक है यार, और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। और सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपने को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ मेन चीज़ों को लिखता हूँ और उसके बाद तुम लोग समझ जाओगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। मैं ये नहीं लिख रहा कि एक लाइट आ रही है, टकरा रही है, फिर बाउंस कर रही है ना। मैं सिंपल से एकदम सिंपल भाषा में लिखता हूँ, दी है ना, चलो दी लिख देते हैं, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस खत्म, हाँ। अब हो सके तो तुम चाहो तो लिखो देयर इज एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ना, विच व्हेन क्या बोलते हैं, गेट कोलाइडेड लिख लो, है ना, व्हेन, या फिर लिख लो विच फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट लिखो, या फिर फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड गेट्स बाउंस्ड बैक, है ना, एट एन एंगल, देन इट इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बस इज नोन एज को मैं लिखूँगा KA, हाँ, नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगेन मैं बोल रहा हूँ बाहर से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करते चलेंगे, मेरे इसमें हाथ में अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि बाहर की नॉइसेस थोड़ी सी कम हो जाए, बट स्टिल किसी न किसी तरीके से वो आ ही जाती हैं, ठीक है। मैंने क्लास 12 का जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया कि एक्चुअल में जो बाहर हम लोग जो ये स्टूडियो अभी लाइव कर रहा है, जहाँ पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो एक्चुअल में एक मेन रोड के पास में, और मेन रोड में तो तुम लोगों को पता है गाड़ियाँ चलेंगी, प्रमोशंस चलेंगे ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। अभी इलेक्शन पास में आ रहा है तो उसके लिए उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ निकलते रहती है, गाना वाना बजते रहता है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, कि बीच बीच में साउंड तुम लोग को अगर नॉइस आ रही होगी तो डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो मुझे भी पढ़ाते समय डिस्टर्ब हो जाता। चलो कोई नहीं, हाँ। तो मैं ये बोलता था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली देखो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा सा बाद में भी देख लेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ कि एक बॉल है बेटा, बॉल खेले हो, क्रिकेट खेले हो, कभी ना कभी खेले होगे जीवन में, ठीक है। तो तुम लोगों ने बहुत बार किया होगा कि बॉलिंग किया, ठीक है। अब बॉलिंग किया, बॉल गया, अब बॉल कैसे जाता है तुम लोग ध्यान देना, है ना। ये हम लोगों ने क्रिकेटर रहता है, ये बॉल फेंकता है, ये बॉल इस तरीके से जाती है, कहीं पे किसी एक एंगल पे जाती है, यहाँ पे ग्राउंड का ये होता है, पिच होता है, जो भी होता है ना, इसमें ये टकराई यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से टकरा करके ऐसे चली गई, करेक्ट, हाँ या ना। ऐसे ही होता है, बॉल इसी तरीके से टकराती है। और बहुत लोगों ने हो सकता है बचपन में ऐसा खेलो, यार ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ से हमने किसी को बॉल को फेंका इस डायरेक्शन में और टकरा करके वापस आई इस डायरेक्शन में, होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा पकड़ के ऐसे कैसे कैच खेलते रहते हैं। तुम लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा, हम लोगों ने भी खेला है, ऑब्वियस सी बात है तुम लोग भी खेले ही होगे। बॉल ऐसे फेंका दीवार में, वापस से कैच किया, सीधा फेंका सीधा आया। किसी एंगल में फेंकोगे तो किसी एंगल में जाएगा, पर्टिकुलर एंगल में जाएगा। ये फेंका ये आया, ये ऐसा फेंका ये ऐसा आया। किसी बंदे ने ऐसा सीधा फेंका तो सीधा उसके पास वापस आएगा। येस और नो, ये तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, खेला होगा, नोटिस किया होगा। जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको डेली लाइफ से क्या बोलते हैं, तुम लोग कनेक्ट करके देखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। भाई हम लोग डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, फिजिक्स ही तो यूज़ कर रहे हैं, हर जगह फिजिक्स यूज़ हो रही है, ठीक है। बस उसको नोटिस करना है, डन। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बॉल आई, टकराई, गई, सेम डायरेक्शन में गई। भाई इस डायरेक्शन में इतने एंगल में आई है, अगर यहाँ पे एक एंगल निकालो और यहाँ पे एक एंगल निकालो, दोनों का एंगल सेम आएगा, ठीक है। और ये जो बाउंस बैक करने वाला जो फिनोमिना है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं लाइट के टर्म्स में, रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट किसी जगह पे आई, कहीं पे टकराई और उसी एंगल पे वापस चले गई, तो इसको जो बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, ड्रॉ कर ले डायग्राम, ठीक है। अच्छा, जब भी तुम लोग क्या बोलते हैं, अगर तुम लोगों का क्वेश्चन आ गया कि ना डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे तुम लोग क्या करना, ना सिर्फ डेफिनेशन लिख के आओगे बेटा, ठीक है, ये डेफिनेशन तो लिखोगे, बल्कि डायग्राम भी बना करके आओगे और डायग्राम को लेबल करोगे और नीचे में लिखोगे भी फिगर डॉट डॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैं आंसर राइटिंग के टाइम पे ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी भी थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ। चलो अब देखो, जैसे ये हमने बनाई बेटा सरफेस,
ये सरफेस में मैंने देखो ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। इसको जब ऐसे डॉट 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 ऐसे स्लैश स्लैश लाइन खींचते हैं ना, इसका मतलब होता है पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो पॉलिश्ड सरफेस में ये मेरी लाइट ऐसे आई है ना, ओए सीधा बन जा, एक सेकेंड ना, ये लाइट ऐसी आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से इस एंगल पे निकल गई। करेक्ट, यस और नो, अपने मन से तो बोलो यस और नो। ऑब्वियसली बात है, यस समझ में आ गई होगी, है ना, आसान सी चीज़ है। तो ये लाइट आई, यहाँ से टकराई और ऐसे चली गई। मैं बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के, ताकि मैं एंगल काउंट कर सकूँ। क्या कर सकूँ, एंगल काउंट कर सकता हूँ। मुझे एंगल भी देखना है ना कि एंगल एक्चुअल में इक्वल है कि नहीं है। मैं ये वाले एंगल को तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर मुझे थोड़ी सी मुश्किल जाएगी कैलकुलेट करने में। भाई समझो बात को, नीचे से भी ले सकते हो सरफेस से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से भी ले सकते हो। बट जब मैं खींचना चाहूँगा कि मुझे पता चले कि भाई हमारा एक्चुअल में एंगल लाइन कितना था, तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाले की बजाय ऊपर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींची जहाँ पे टकराई है लाइट, और कैसी लाइन खींची, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, और ये इमेजिनरी एक्चुअल में लाइन नहीं करेगी। मैंने मन में सोच लिया कि भाई ऐसी लाइन है तो है, हमने सोचा बना दिया। अब ये वाली जो लाइट आई है, ठीक है, ये वाली याद रखना, जो आई है कहीं से, इसका नाम रखूंगा मैं इंसिडेंट रे, बोले तो IR। डन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे, है ना, इंसिडेंट रे। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलोगे RR, ट्रिपल R नहीं, RR, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। और बीच में हमने जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ऑब्वियसली सीधी नहीं दिख रही हुई, पता नहीं, है ना, ये ऐसी सीधी वाली जो डंडी खींची है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम हो गया बेटा नॉर्मल। और ये जिस पॉइंट पे टकराई है, इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वहीं पे इंसिडेंस हो गया, ठीक है। चलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि यहीं पे लाइट आकर के टकराई, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करी, ठीक है। अब ये एंगल वाली बात अपन कहाँ पे करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे करेंगे, ठीक है। तो अब इसके तुम लोगों को पर्टिकुलर से क्या बोलते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। तो तुम यहाँ पे ऐसे एंगल शो कर लेना, है ना, इस एंगल को I शो कर लो, इस एंगल को R शो कर लो, ठीक है। और इन सब के डेफिनेशंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तुमको कहाँ मिलेंगे सबके डेफिनेशंस, जो नोट्स में तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है, नोट्स में यार देखो खोल के, तो तुम लोग को पूरे सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। हालांकि ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तुम लिख सकते हो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, है ना, बाय ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, या द लाइट विच इज़ कमिंग, है ना, टू गेट, जो भी रहता है यार, तुम इंसिडेंट रे वाले तो देखी होगी। तो फटाफट से तुम लोग डेफिनेशन बना भी सकते हो, ठीक है, और लिख भी सकते हो। अभी मैं क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस कौन कौन सी चीज़ें वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करना, यहाँ पे ऐसे डाइन खींचना, यहाँ पे IR का डेफिनेशन लिख लेना, RR का डेफिनेशन लिख लेना, तुम नॉर्मल क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा हूँ, हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो भी तुम बता ही सकते हो, ठीक है। बस 2-2 लाइन लिखनी है, ज़्यादा लंबी लंबी नहीं लिखनी है। मैंने बताया जो नोट्स में दे रहा हूँ उसमें पहले से मैंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, सारे पॉइंट्स को। तो IR हो गया, RR हो गया, नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल I एंड एंगल R को भी तुम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर लो। ऑब्वियसली बात है, नोट्स खोलोगे जो मेरे वाले हैं, मैंने भेजे हैं, उसमें सारे के सारे डेफिनेशंस हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जो है ना थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो समझ में आई रही होगी, है ना। इंसिडेंट रे क्या हुआ, जो आई लाइट, ठीक है, फॉल कर रही है, किस में फॉल कर रही है भाई, हमारे प्लेन पे फॉल कर रही है। अच्छा, ये अच्छा हमने लिखा ही नहीं था, हाँ, ये क्या बेटा, ये है प्लेन, है ना। और कैसा प्लेन है, ये स्मूथ प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, और वो कैसा स्मूथ प्लेन है। तो लाइट आई, इस पर टकराई, और टकरा करके क्या हुई, रिफ्लेक्ट कर गई। और सिंस ये क्या बोलते हैं, हमारा जो स्मूथ है सरफेस, इस पर आकर के डायरेक्ट टकरा रही है, जा रही है। यहाँ पे ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे लाइट टकरा रही है। नॉर्मल मतलब एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस या फिर टू द प्लेन, यानी कि प्लेन से जब मैं एक 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, 90 डिग्री परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री की लाइन खींची है, उसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद चले गई उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, जो आई थी टकराने के पहले उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, बात खत्म, ठीक है। डेफिनेशंस कहाँ मिलेंगी, नोट्स पे, वेरी गुड, शाबाश। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होगी,
ठीक है। अच्छा, जब भी मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है, जब तुम डेफिनेशंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद तुम क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे और इस डायग्राम के नीचे पे मस्त से लिखोगे फिगर, और फिगर के नीचे में तुम लोग क्या लिख दोगे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई मैं इस जगह पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिया। क्लियर है? क्या तुम लोग को अभी भी डेफिनेशंस पढ़नी है क्या? मैं एक बार बता दूं तुम लोग को डेफिनेशंस, ठीक है, रीड कर देते हैं फटाफट से, है ना। तो यार, एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्लियर है? और तुम दूसरा लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, एनी रे ऑफ लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? और परपेंडिकुलर जो है वो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर है? इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन कम ऑन नॉर्मल एंड अगेन वही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने फटाफट से रीड भी कर दिया, ठीक है, बुक से। तुम लोग ऑब्वियस से बात है, ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बुक का काम क्या है, सिर्फ तुम लोगों को डेफिनेशन बताना है। अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो बहुत सही बात है ना। अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही सही बात है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग करते रहो। और बुक्स के अंदर क्या करना है, तुम लोग को फटाफट से जो भी ये दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं, अच्छा हाँ, डेफिनेशंस, हाँ, तो डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लो। और अगर बुक नहीं खरीदे हो तो अच्छी बात है, मैं तुम लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें सारे डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं और हर फिनोमेना को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मीम्स उसमें ऐड कर दिए हैं ताकि तुम लोग को पढ़ते पढ़ते मज़ा आ जाए, और ग्राफिक्स उसमें दिखाए हुए हैं ताकि तुम लोग को और ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, हर चीज़ को करके एक अच्छा खासा पैकेज बना दिया तुम लोगों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या, बाद में देखते हैं क्या करना। हाँ, तो तुम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुम लोग ऑब्वियसली उसका अच्छे से यूज़ करो, ठीक है, और पढ़ाई करो, फोड़ो, अच्छी बात है। चलो, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ ली। अब अपन लोग ने एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मिटा दें फटाफट से। ओके, कूल कूल कूल, ठीक है। अच्छा, कहीं पे किसी को डाउट हो या फिर कोई तुम लोग चाह रहे हो कि भैया एक काम करो, ये भी हमको पढ़ा दिया करो या फिर ऐसा लिखवा दिया करो, तो मैं वो भी कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, जैसे बोलोगे कि नहीं भैया हम लोग को डेफिनेशंस के साथ लिखना है, डेफिनेशंस के साथ पढ़ना है, तो मैं वो भी करूँगा, प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ लिखाऊंगा, नोट्स तुम लोग बनवा दूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स क्या मैं अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ करके, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे कि नहीं भैया यहीं पे अपने को पढ़ना है, जैसे कि क्या होता है ऑफलाइन जब बैच पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड तो करता ही हूँ, पर साथ साथ में मैं उन लोगों को बहुत सारे डेफिनेशंस लिखवाता हूँ, सारे के सारे काम कराता हूँ। तो तुम लोग अगर बोलोगे तो वैसा भी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग बताओगे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलते हैं आगे के लेक्चर्स में उसको यूज़ करेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि जितना हो सके तुम लोग कमेंट करके बता दो मुझे, ठीक है, कि यार ऐसा है, कहीं और भी भेजना है तो वहाँ पे भी मैसेज करके भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जितना बताओगे उसके हिसाब से अपन क्या बोलते हैं काम करेंगे। ओके डन, चलो आगे बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सही दिख रहा है ना, बार बार लिखने से अच्छा एक ही जगह पे लिख दिया, दिख रहा होगा, चेक कर लें। यप, दिख रहा है, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलो सही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास दो लॉ होते हैं, है ना, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकेंड। और आई गेस ये तो बच्चा जानता होगा यार, बहुत आसान से लॉ होते हैं। ठीक, बहुत लोगों को ना ये सारी चीज़ें तो बचपन में पढ़ा देते हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो इवन क्लास 8 क्लास 7 में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, और जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रखा है उसको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पढ़ने में, है ना। और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, है ना, अभी पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ कि लंबा लंबा लिखूँ, चलो तुम लोग बताओ कैसे बताओगे, अभी तो रिकॉर्डेड चल रही है। ठीक है, पर मैं तुम लोग के मन की बात पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया लिखवा दो, तो लिखवा देते हैं यार। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमेशा वैलिड होता भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज। अच्छा, मैं ये बता दूं कि बहुत लोगों को ये नहीं पता आई डॉट ई को दैट इज़ बोलते हैं, और ये मैंने नोटिस किया है। तो यार पता नहीं, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो ये तो बात तो पता होनी चाहिए कि आई डॉट ई को दैट इज़ बोलते हैं। ठीक है, पर किसी को अगर नहीं पता होगा तो मैं भी बताता है। ठीक है, तो दैट इज़, है ना, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट वाला बना लो यार, एंगल आर डब्बा। क्लियर है, इस तरीके से लिखा होगी।
फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और ये हमेशा वैलिड है। अगर मैं 60 डिग्री पे किसी लाइट को फेंक रहा हूँ तो वो अगेन 60 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करके आएगा। 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा। और तुम लोग को मैंने बताया अभी एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, ठीक है, कहीं साइड में बताऊँ क्या, यहाँ पे देखो, एंगल आई इज नथिंग बट एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड आई आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई है। एंगल आर क्या है, एंगल आर इज नथिंग बट एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गई होगी। तुम चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड लॉ में बात करते हैं तो आई आर यानी इंसिडेंट रे। अच्छा तुम लोग पूरी चीज़ लिख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आधी चीज़ लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पूरी लिख लो। अगर अभी शॉर्ट फॉर्म में अगर नोट्स बनाना चाह रहे हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर एग्जाम की बात करोगे तो एग्जाम में तुम क्या करो, फुल लाइन लिख के आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई आर, आर आर, ठीक है, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in सेम प्लेन, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो भी है वो सब एक ही प्लेन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो डायग्राम वापस से बना दूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे शो कर दे, ये लाइट आ गई, ये ऐसे गई, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये आई आर जो है, ठीक है, ये आर आर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल। ये सब एक ही प्लेन में आ गया, ये सीधा प्लेन है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्टेड किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, यहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, सारी चीज़ें इस प्लेन में है। इस प्लेन के नीचे कुछ गया क्या, नहीं गया। इस प्लेन है, अगर ये एक प्लेन है तो सारी चीज़ें यहीं पर लाई कर रही है, ना ही इसके अगल बगल में लाई कर रही है, ना इसके नीचे लाई कर रही है। ये प्लेन है, इसी में सारी चीज़ें, इंसिडेंट रे भी इसी में आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी में है, नॉर्मल भी इसी में है। ये हमारा सेकंड लॉ। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन का टॉपिक बहुत छोटा सा है, अपने को बस ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डेफिनेशंस होता है, अपने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, और अपने को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं लाइट का डेफिनेशन, और ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यार तुम क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता, और ये कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है यार, मतलब तुम समझ लो 1-2 साल में वो पूछ लेता है। क्योंकि देखो जब बोर्ड का पेपर बनेगा ना, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि बोर्ड का पेपर टफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी आदमी ने तुमको ये बताया कि बोर्ड का पेपर टफ बनता है तो बिल्कुल नहीं है। बोर्ड का पेपर जितना आसान बनता है उतना तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड में क्या चाहते हैं कि देखो सारे बच्चे पास हो जाएं, किसी का बैक मत लगे। अगर वो पेपर को टफ बना देंगे तो सारे के सारे बहुत सारे लोग निपट भी जाते हैं, जिन लोग पढ़ते ही नहीं है ना। एक्चुअली बहुत लोगों को क्या होता है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बस चले गए पेपर देने, ठीक है, जो भी कंडीशन होगी जो भी हो, ठीक है। तो वीक से वीक स्टूडेंट भी पास हो जाए ऐसा टाइप का पेपर बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं जो डायरेक्ट आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो बिल्कुल बच्चे लेवल के हैं। तो बिल्कुल बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्फिडेंस को एकदम ज़्यादा लो भी नहीं करना है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। भाई तुम अपना माइंडसेट ये बना के चलो कि मुझे एग्जाम के पहले हर चीज़ प्रिपेयर करके जानी है, सारे टॉपिक मेरे दिमाग में होने चाहिए, सारे आंसर्स क्या लिखने हैं मुझे टॉपिक पे बताना चाहिए। और ये मैं बता दूँ, तुम लोग रट्टा मार के किसी भी चीज़ को मत जाओ, क्योंकि अगर रट्टा मार के जाओगे और हो गया किसी पेपर में लैंग्वेज चेंज कर दिया, तुम समझ नहीं पाए कि पूछना क्या चाह रहा है। आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि मुझे सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं अगर तुमको ऐसे ख़त्म, तुमको क्या मज़ा आएगा, ना तुमको समझ में आई ना तुमको कुछ हुआ। तुमने मैं बोला व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने डेफिनेशन लिखा, काम खत्म, डायग्राम ही नहीं बनाया। तुमको समझ में आएगा क्या जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक को? ऑब्वियस ही बात है, नहीं समझ में आएगा। तो जब कोई क्वेश्चन में एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये बता दो हमको, है ना, और तुम बोलोगे डेफिनेशन लिख के आ गए, भले 1 नंबर का था क्वेश्चन या 2 नंबर का था, सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ गए, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा यार, है कि नहीं? सामने वाले को इस तरीके से आंसर दो कि उसको पूरा आंसर समझ में आ जाए, उसको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका वो एकदम संतुष्ट हो जाए कि यार ये आंसर तो मतलब मज़ा आ गया।
अब मेरा डाउट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का लेके। इस टाइप का एक्सप्लेनेशन जब तुम आंसर में लिखोगे तो तुमको उस आंसर में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है, और ऐसा करते चलो। अब मैंने अभी अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन अपना कवर हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर हो गया। अब अपन जो आगे टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी इमेज फॉर्मेशन, है ना। इमेज फॉर्मेशन वो तो नेक्स्ट क्लास में होगा। इमेज के बारे में मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। इमेज कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे और उसके फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, डन, चलो ओके। और बताओ भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, चलो ओके। चलो अब अपन इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इमेज के टाइप्स क्या होते हैं, इमेज क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ना ऐसा तुम लोग अगर तुम लोग बुक्स में भी देखोगे या फिर कहीं पे और देखोगे तो इमेज का ना ऑलमोस्ट तुम लोग को कहीं पे तुम लोग को ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। इमेज का जो है वो डेफिनेशन तुम लोग को पर्टिकुलरली वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि यार इसका क्या ही डेफिनेशन बनाएंगे, है ना। इमेज का अगर तुम गूगल पे भी नेट में सर्च करोगे तो हो सकता है कि तुमको वो वाला इमेज दिखा दे, गूगल इमेजेस का दिखा दे। तो यार हाँ, इमेजेस का एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ को डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ को डिफाइन किया जा सकता है, तो इमेज को भी वैसे डिफाइन किया गया है ना। मैंने अपना जो नोट्स है वहाँ पे तुम लोगों को इमेज का जो डेफिनेशन है कि क्या लिखना चाहिए वो दे रखा है। हालांकि तुमको कभी ये नहीं पूछेगा कि इमेज क्या होता है, वो पूछेगा इमेज कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इसके बारे में पूछेगा, उसके बीच का डिफरेंस पूछेगा। इमेज क्या है ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब इमेज क्या होता है उसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो अपन समझते हैं इमेज क्या होता है। इमेज इट इज़ अ पिक्चर, अगेन, है ना, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्टेन्ड, है ना। अच्छा ऐसा लिख रहे हैं, मे बी ऑब्टेन्ड, है ना, ज़रूरी नहीं है, हाँ, मे बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन बन जाएगा एक तरीके से। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर बनेगा या तो वो स्क्रीन पे बन सकता है या फिर हो सकता है कि स्क्रीन पे ना बने, पर जब भी वो पिक्चर बन रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इमेज बोलता हूँ। क्लियर है। अगर जैसे कि तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम्हारा एक पिक्चर उस मिरर में बन जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे इमेज। क्लियर है। किसका इमेज, तुम्हारा इमेज। जब तुम अपनी शक्ल ऐसे सुबह सुबह उठ करके, ठीक है, अपनी शक्ल ऐसे मस्त से देखोगे, चेहरे को किस में निहारोगे भाई, आईने में निहारोगे ऐसे, और बाल बनाओगे भाई, सब करते हैं, ठीक है। तो वो जो बना रहे हो तो तुमको उसमें जो दिख रहा है ना, मिरर के अंदर दिख रहा है जो प्राणी, वो एक्चुअल में तुम तो नहीं हो, ठीक है, तुम मतलब तुम ही हो, तुम्हारा पिक्चर है, ठीक है। ये बात हुई ना कि तुम्हारा पिक्चर है, और तुम्हारा जो पिक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे, इमेज। क्लियर है। अब वो इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पिक्चर फॉर्म होगा कहाँ पे, या तो वो स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है या स्क्रीन के बाहर फॉर्म हो रहा है, किसके कारण फॉर्म हो रहा है भाई, या तो मिरर के कारण फॉर्म हो रहा है या लेंस के कारण फॉर्म हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यार, इमेज बोलेंगे। क्लियर है क्या, शाबाश, है ना। अब इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं यार, पहला होता है रियल इमेज, ठीक है, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अब ऑब्वियसली मैं इसमें ज़्यादा टाइम खपत नहीं करूँगा, ठीक है। बच्चे को पता है रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और इसके बीच के डिफरेंसेस भी बहुत लोगों को पता होंगे, ठीक है। नहीं पता तो अभी अपन पढ़ लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम इस पर अपन स्पेंड करें, ठीक है। डेफिनेशंस पूछता है, ऑब्वियस ही बात है, रियल इमेज का डेफिनेशन पूछ सकता है, तुमको वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन पूछ सकता है, पर इससे जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है वो डिफरेंस होता है ना। व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ रियल बिटवीन द रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो फिलहाल चलो यार इसके फटाफट से ऐसे डिफाइनेशन कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइनेशन मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को पता है ना, अभी एक दो लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ, तो अपन ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे यार, देखो कहानी लिखने से अच्छा है थोड़ा सा शॉर्ट में करें, है ना, ठीक है। चलो, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, ठीक है, रेज ऑफ लाइट actually meet then real image is formed. Real image is formed
सही है। एंड व्हेन इट सीम्स, व्हेन, अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, व्हेन द रेज ऑफ लाइट सीम्स टू मीट, देन इमेज इज कॉल्ड, है ना, या फिर उसको बोल सकते हो देन, है ना, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, ये लिख सकते हैं, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। यानी कि जब मैं देख रहा हूं कि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है किसी पोजीशन पे, सही है, लाइट जो रेज की है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अभी अपन पढ़ेंगे कि अलग अलग मिरर्स में किस तरीके से होता है, जब अपन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, फिर वहाँ से इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे। पहले इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे प्लेन मिरर में, ठीक है। हालांकि आज भी कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या है आज अपन वीडियो को शॉर्ट रखने, ठीक है, पहला लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर और ज़्यादा पड़ी तो एक लेक्चर और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही कर रहे हैं कि रियल इमेज में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जो हो रही है वो एक्चुअल मीट कर रही है आपस में, रिफ्लेक्ट करके जब इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है, तो एक्चुअल में जब मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रहेगा मेरा रियल इमेज। और अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मीट करेगा, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, वो मुझे दिख रहा है कि मीट करेगा, है ना, कहीं पे मिलता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे मिलता लेकिन मिल नहीं रहा, वहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, सीम्स टू मीट, देखा जा रहा है, लग रहा है कि मिलेगा पर मिल नहीं रहा, वैसे लाइन को अपन क्या बोलेंगे, वैसे इमेज को अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट या फिर कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। उसके आगे अपन यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्लियर है यार? यहाँ पे मैं क्वेश्चन ला लूँ, इसको सीरियल नहीं खींच देते हैं। अब पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कितने नीचे तक का आएगा, ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने नीचे तक का दिख रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तुम लोग क्लियर है ना वीडियो? एक सेकंड ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके, चलो। हो सकता है मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो लिखते समय हो जाता है, ठीक है, समझ नहीं आती, बोलोगे तो मैं पार्टीशन करके लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाँ, इतना दिख रहा होगा बेटा। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं रियल इमेज की, क्या क्या डिफरेंस लिखोगे? यहाँ पे लिख लेते हैं वर्चुअल इमेज। आई गेस मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ें खुद से भी लिख सकते हैं, बट फिर भी अपन लिख देते हैं, है ना। 1 2 3 4 कम से कम 4 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। अब समझते जाना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा? डेफिनेशन। पहला पॉइंट क्या हो गया? डेफिनेशन। व्हेन लाइट एक्चुअली मीट द रियल इमेज इज फॉर्म, व्हेन लाइट सीम्स टू मीट बट डू नॉट एक्चुअली मीट, वो क्या हो गया? तुम्हारा वर्चुअल इमेज हो गया। सही है। अब दूसरे पॉइंट से मैं बताता हूँ कि क्या क्या लिख सकते हो। एक तो डेफिनेशन लिख दोगे ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ डेफिनेशन। क्लियर है? लिख लोगे, अभी अभी ऊपर लिखा है ना, सेम वही पॉइंट बना करके तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, है ना, कि ये क्या होता है? ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, है ना। इसीलिए ध्यान देना, मैं तुम लोगों को डेफिनेशन में भी लिखाया कि हो सकता है मे बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन। मे भी लिखने का मतलब ही क्या होता है कि हो सकता है कि मिले और हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। चलो, तो ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, और ये कहाँ पे मिलता है बेटा? डू नॉट ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन, ठीक है। हमें ये स्क्रीन पे नहीं मिल रहा, ये पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है कि भैया हमको रियल इमेज कहाँ पे मिलता है? स्क्रीन पे मिलता है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे मिलता है? स्क्रीन पे नहीं मिलता। सही है ना, ये चीज़ तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट होता है इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। क्लियर है? रियल इमेज जब बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, कभी सीधा नहीं बनता। और वर्चुअल इमेज जब बनता है इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि ये हमेशा कैसा बनेगा बेटा? सीधा बनेगा। जो वर्चुअल होता है ना इमेज, वो हमेशा कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है, ठीक है। डन, क्लियर। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट, है ना। ये जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। भाई हमेशा ये मिरर के आगे बनेगा। और यहाँ पे लिखेंगे तो इट इज़
formed behind the mirror। ठीक है, मुझे इतना नीचे लिखता भी बन नहीं रहा है, बाकी तुम लोग समझ रहे होगे, है ना। ये कहाँ पे बनेगा यार, बिहाइंड द मिरर मिलता है, और वो हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक के सारे पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो सही है। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई डाउट आया है अभी फ़िलहाल तक के में, तो उसको मुझे तुम लोग क्या करोगे, फटाफट से या तो टेलीग्राम में भेजोगे फ़ोटो खींच करके अपने सारे डाउट्स को, है ना। ऑडियो में भेज सकते हो, फोटो में भेज सकते हो, वीडियो में भेज सकते हो, जिस तरीके से भेजना है उस तरीके में भेजो। एक डाउट का मैंने बॉट बना रखा है, बॉट मतलब समझते हो ना, वो जो टेलीग्राम में बॉट्स बनते हैं, तो वो एक डाउट बॉट है अपने पास, तो तुम उसमें फटाफट से मुझे सेंड कर दोगे मैसेज, तो मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, कहीं पे भी मैसेज कर लो यार, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक आज अपन अपना टॉपिक खत्म करने वाले हैं, है ना। रियल इमेज वर्चुअल इमेज अपने डिफरेंस लिख दिया, डिफाइन कर दिया। अब ये जो चीज़ है इसको रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया, जैसे कि तुमने बोला ना डायग्राम से समझ में आती है चीज़ें, पर अभी नहीं बनाया, तो उसको कल बनाएंगे यार, हाँ कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को समझ में आएगा, जब अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, वहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे इस कहानी को, और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर में किस तरीके से होता है। फिर अपन थोड़े से स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बाद अपन उसमें रिफ्लेक्शन कैसे दिखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और फिर अपन हो सकता है 1-2 लेक्चर और लगेगा। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि 2 से 3 लेक्चर में अपन कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहला क्लास है तो थोड़ा सा स्लो रखा है, अगर ज़रूरी पड़ा तो 1 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि कल के बाद भी 1 लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद फिर अपन तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो ये समझ लो यही 2 से 3 लेक्चर के अंदर अपना ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी बताना। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या होता है ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा अभी हैबिचुअल। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट किया, तुम लोग को पता ही है, तो है ना। अभी अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो अभी कैसा बन रहा है वीडियो मुझे थोड़ा सा बताओगे, फीडबैक दोगे कि किस तरीके से सही है कि नहीं है ना, समझ में आ रही है कि नहीं है टॉपिक्स, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर तुमको अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो और अच्छे से तुम लोग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन वेफिनेशन लिखना होगा तो वो भी लिखेंगे। बाकी तुम लोग को मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोग का नोट्स हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अगर तुम लोग को नोट्स का लिंक नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 1-2 हफ्ते बाद ऑब्वियसली अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड होगा मैं उसके लिए एक वीडियो पक्का से बना करके डाल दूंगा कि नोट्स अब मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम देख लोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुमको प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर तुमको किसी तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि यार भैया नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या करोगे, मुझे फटाफट से मैसेज करो यार, कुछ भी हो मैं तुम लोग की हेल्प करूँगा। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड्स में 90% आने की चांस मतलब जो गारंटी है वो मैं लूँगा। ठीक है, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि तुम मेरी बात फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो, तो तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, होपफुली तुम लोग मजा आया होगा। ठीक है, चलो बाय।